हाय अभिमन्यु। आज हम लोग बात करेंगे मझगांव डॉक के आईपीओ के बारे में। प्लीज हमें बताइए वो आईपीओ क्या है, इशू के बारे में थोड़ा बताइए और बिजनेस क्या है बताइए। धन्यवाद सौरभ। तो दोस्तों, नेक्स्ट ट्यूसडे को मझगांव का आईपीओ आ रहा है। ट्यूसडे यानी कि 29 तारीख को आ रहा है। ये पर्टिकुलर इशू जो है, दिस इशू विल बी ओपन फ्रॉम ट्यूसडे 29 टिल 1st। ये पर्टिकुलर इशू जो है, इसके बारे में थोड़ी और आपको जानकारी दे देता हूँ। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये भारत सरकार की एक कंपनी है। ये कंपनी जो है एक मिनी रत्ना स्टेटस कंपनी है, विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। ये जो कंपनी है, ये कंस्ट्रक्ट करती है और रिपेयर करती है वॉरशिप्स को, सबमरीन्स को, मिनिस्ट्री और डिफेंस के लिए। जो नेवी जो है, भारत की जो नेवी है, नौसेना, उसके लिए ये सारी शिप्स और सबमरीन्स वगैरह जो है वो बनाती है। इस पर्टिकुलर इशू में जो कंपनी है, वो लगभग 15.1% ऑफ इट्स ओवरऑल इक्विटी पोस्ट ऑफर वो ऑफर कर रही है। इशू का साइज लगभग 413 करोड़ से 444 करोड़ के बीच में है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है और इशू बैंड जो है 135 रुपए से लेकर 145 रुपए के बीच में है। जो बिड क्वांटिटी है वो 103 शेयर की है। पोस्ट इशू मार्केट कैप लगभग 2925 करोड़ का होगा एट हायर बैंड पे। इस पर्टिकुलर इशू के अंदर अगर हम नजर दें तो 50% इशू जो है वो क्यूआईबी के लिए है। एफआईएस के लिए ये 15%, जो एनआईबीज हैं, जो एचएनआई कैटेगरी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स, उनके लिए 15% है और रिटेल के लिए 35% है ये ओवरऑल इशू का। अब मैं थोड़ा और जानकारी आपको इसके बारे में देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो कंपनी है, ये अकेला शिपयार्ड है इंडिया में जो डिस्ट्रॉयर बनाता है, कन्वेंशनल सबमरीन बनाता है इंडियन नौसेना के लिए। ये पर्टिकुलर कंपनी जो है, पहले शिपयार्ड जो है कॉवटीज, वीर और खुकरी क्लास की, वो इंडिया में बनाती थी। इट इज वन ऑफ द शिप बिल्डर्स जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट्स वो बना रही है और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है P-17A। ये पर्टिकुलर जो कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी DCNS के साथ 5 स्कॉर्पियो सबमरीन्स बना रही है। इस पर्टिकुलर कंपनी की कैपेसिटी लगभग 40,000 DWT है, डेड वेट टन बोलते हैं DWT को। और ये पर्टिकुलर कंपनी है गोइंग फॉरवर्ड कुछ शिप रिपेयर की एक्टिविटी में भी भाग लेगी। पहले भी उन्होंने ये काम किया है और जिसके अंदर उसका मार्जिन जो है वो काफी बढ़ेगा। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ कंपनी की लगभग 3070 करोड़ के आसपास है FY20 के एंड के अंदर। और कंपनी का जो टॉप लाइन है लगभग 5000 करोड़ के करीब 4977 पे है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का 477 करोड़ है। 477 करोड़ का मतलब है कि ईपीएस जो है उसका लगभग 21 रुपए के आसपास है। तो अगर 21 रुपए का मैं ईपीएस लूं, जो पहले मुझे लगता है आगे काफी बढ़ सकता है, बिकॉज कुछ टैक्स लॉस के चेंज की वजह से उनको एक टाइम का प्रोविजनिंग करना पड़ा था। उसके हिसाब से मैं देखूं तो अगर मैं मान लीजिए कहता हूं कि जो 2017 में इसका कंपनी का प्रॉफिट है, उसके हिसाब से ईपीएस कंपनी का 24 रुपए का है। तो 24 रुपए का ईपीएस अगर कंपनी का है और ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो लगभग 135 से 145 रुपए के बीच में है, तो आप कह सकते हैं कि ये इशू में ये पी सिर्फ 6 के पी से भी कम पे ये पर्टिकुलर इशू आ रहा है। ऐसा एडजस्टेड पी की ही बात करूं मैं तो उसके हिसाब से काफी ही ज्यादा बेहतरीन है ये पर्टिकुलर कंपनी और उसका इशू। लेकिन
ये एक सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनीज को जो मल्टीपल मार्केट देती है वो काफी कम देता है। अगर हम बात करें कोची शिपयार्ड की तो लगभग वो 7 साढ़े 7 के पी पे है। गार्डन रीच जो है वो अभी 14-15 के पी पे है। तो इशू ये है कि क्योंकि ये सरकारी कंपनी है और जो बाकी शिप बिल्डर्स हैं वो सस्ते पे वो भी ट्रेड करते हैं। जैसे कोची शिपयार्ड जो है वो मैंने आपको बताया कि काफी सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। तो जी। ये एक कंसर्न एरिया है। अदरवाइज ये इशू जो है वो काफी अच्छा है। तो ये क्या लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है या? तो मुझे लगता है ये देख के कि ये कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 54,000 करोड़ की है। बुक टू बिल इस कंपनी का लगभग 11 टाइम्स का है। मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो है वो आगे जाके काफी अच्छा कर सकती है क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होने वाला है काफी क्षेत्रों में डिफेंस के। उसके बारे में काफी इंपोर्ट्स जो हो रहे हैं अभी डिफेंस रिलेटेड वो रोक के डोमेस्टिक कंपनीज को दिया जाएगा। हाउएवर कंपटीशन भी बढ़ रहा है क्योंकि काफी कंपनीज प्राइवेट सेक्टर से जैसे कि एल&टी शिपयार्ड हुआ, रिलायंस डिफेंस है, एबीजी शिपयार्ड है, वो सारी कंपनी भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आ रही हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा कंपटीशन इंटेंसिटी तो जरूर बढ़ रहा है। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर इन्वेस्टर्स का व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से ये जो कंपनी है ये काफी अच्छा कर सकती है आगे जाके। इस कंपनी की एक और खास बात क्या है कि ये कंपनी जो है मुंबई में ही बेस्ड है, तो काफी सारी जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो सारा सिस्टम है वो काफी सब अवेलेबल है बॉम्बे में। नेवल के पर्सपेक्टिव से अंदर स्ट्रेटेजिकली बॉम्बे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है इन टर्म्स ऑफ जो इंटरनेशनल वेज हैं नेवल कम्युनिकेशन, नेवल ट्रांसपोर्टेशन के। तो मुझे लगता है कि इशू तो अच्छा है पर ऑब्वियसली इसमें जैसे कोविड का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि प्रोडक्शन उनकी नहीं बढ़ पा रही है बिकॉज काफी मुंबई में अभी भी कोविड की दिक्कतें हैं। तो वो सब एक थोड़ा बहुत नेगेटिव है अभी नियर टर्म में ग्रोथ के लिए। पर मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टर को देखना हो तो ये इशू अच्छा रह सकता है। धन्यवाद अभिमन्यु। थैंक यू।